जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में। देखिए ऋग वैदिक काल हो गया। देखिए ऋग वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है, ऋग वैदिक की शुरुआत कब से कब तक चली? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अब देखिए यहाँ पर के समाज के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे जो आर्य लोग निवास करते थे, सबसे आर्य लोग उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल ही क्यों कहा गया। देखिए ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल ही क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय ऋग वेद का रचना हुई थी। ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय ऋग वेद की रचना हुई थी, इसीलिए उसे ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चली। देखिए ऋग वैदिक काल में यहाँ की जो सबसे पवित्र नदी थी, मतलब ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। ठीक है ना, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी को उस समय सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो देवता थे उनके द्वारा, मतलब सबसे प्रमुख देवता समझ लीजिए, तो उनके सबसे प्रिय देवता वो थे इंद्र। ठीक है ना, उनके सबसे प्रिय देवता का नाम इंद्र था। ठीक है, उसके बाद वे लोग इस समय ऋग वेद का निर्माण हुआ था, इसीलिए कुछ बातें ऋग वेद की भी इसमें आने वाली है, उसमें भी देखिएगा। ऋग वेद में बताया जाता है, 2-3 ठो बातें ध्यान से देखिएगा। उस समय जो गंगा नदी है, ऋग वेद में गंगा नदी का जिक्र एक बार हुआ है। गंगा नदी का जिक्र कितना बार हुआ? एक बार। और यमुना का जिक्र हुआ है 3 बार। ठीक है, और जो सिंधु नदी है, जिसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी का जिक्र सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है। ठीक है ना, सिंधु नदी का जिक्र सबसे अधिक बार, लिख लीजिए यहाँ पर, सबसे अधिक बार हुआ है। ठीक है, अब देखिए आर्य लोग इस समय जो भाषा बोला जाता है उससे थोड़े वे लोग अलग थे। पहले ही हम बता चुके हैं कि वैदिक सभ्यता हम बताए थे कि ऋग वेद जो भी वैदिक आर्य लोग थे वे लोग संस्कृत में बात करते थे। ठीक है ना, तो संस्कृत में बात करते थे वे लोग। कुछ ऐसे सामानों को या कुछ ऐसे वस्तु का नाम जब धरते थे तो वे अभी के समय में दूसरा था, और मतलब अभी के समय कुछ और है, उस समय कुछ और था। जैसे कि देखिए उस समय का जो धातु था 2 प्रकार से था। एक था लोहा, ठीक है ना, उस समय सबसे प्रमुख, मतलब सबसे अधिक जान लोहा, और एक था तांबा। ठीक है ना, लोहा और तांबा। अब देखिए तो वो लोग लोहा को, वे जो आर्य लोग थे वे लोग लोहा को लोहा नहीं, श्याम अयस्क के नाम से जाने जाते। क्या कहते थे? श्याम अयस्क। ठीक है ना, और तांबा को लोहित अयस्क। कन्फ्यूजिएगा नहीं, देखिए इसका नाम और इसका नाम है बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे लोहा है तो देखिए इसमें तांबा में लोहित कर दिया गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बशर्ते नाम इसको याद रखने का, मैं उल्टा याद रखना है। लोहा को लोहित लोहा नहीं कहना है और तांबा को श्याम अयस्क नहीं कहना है। ठीक है ना, तो इसे लोहित अयस्क के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना, यही नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए उस समय कुछ ऐसे जैसे कि लोग थे, जिसे मान लीजिए गांव में, परिवार में या समाज में कुछ मुखिया होते हैं, मालिक। गांव में, समाज में अलग अलग प्रकार के मतलब मालिक होते हैं। उसी प्रकार देखिए समाज में कुछ क्या कहा, देखिए परिवार के मुखिया को पहले ही बताई थी, वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी। तब परिवार में, ठीक है ना, परिवार में जो मालिक होते थे उन्हें कुल्लभ कहा जाता था। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? कुल्लभ।
ठीक है ना, या परिवार को कुल भी कहा जाता था, ये भी बात याद रखिएगा। उनके मालिक को कुल्लव और उसे क्या कहते थे, परिवार को कुल, ठीक है ना। लोग अपने के भाषा में पूछल तू कौना कुल के हवा, ठीक है ना, फर्दे पूछल कि तू हे कुल के हवा, हे कुल के हवा, ऐसे बतावला जला। तो ऐसा ही कि कुल के मतलब परिवार, ठीक है ना, या वंशज, ऐसे लोग बात करला। उसके बाद देखिए एक आता है अस्पस, ठीक है ना, अस्पस। देखिए अस्पस क्या है, अब देखिए अस्पस जो होता है वो उसे गुप्तचर कहा जाता था, मतलब अभी उस समय अस्पस चलता था और उसे अभी क्या कहा जाता है, गुप्तचर, गुप्तचर, ठीक है ना। अभी क्या कहा जाता है उसे, गुप्तचर। गुप्तचर मतलब क्या करता है कि आसपास में जो भी गतिविधि हो रही है, या तो राज्य में नहीं तो राज्य से बाहर, उस गतिविधि को डायरेक्ट राजा को बताना, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर जाकर इसको बताना कि हमारे राज्य में यह गतिविधि हो रही है, ठीक है। अब एक आता है 20, ठीक है ना, तो उसे 20 पति कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 20 पति, ठीक है। उसी प्रकार ग्राम के मुखिया को, ग्राम में मालिक जो होते थे उन्हें मुखिया कहते थे। मुखिया अभी भी है कि गांव के ही मुखिया हमन, ऐसे सुन ले आप लोग, मतलब सुने होंगे। अब देखिए ग्राम के जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, मुखिया, ठीक है ना। उसी प्रकार तो यहाँ पर आसपास का हो गया गुप्तचर, 20 का हो गया 20 पति, और मुखिया जो होते थे वो कहाँ के होते थे, गांव के। उसी तरह होता था पूरब, ठीक है ना, पूरब। देखिए तो पूरब का मतलब होता है, मतलब उस समय दुर्ग की जो रक्षा करता है, मतलब देश की जो रक्षा करता है उसे पूरब कहा जाता था, ठीक है। देश की रक्षा करता था उसे क्या कहते थे, पूरब, ठीक है ना। तो इसे दुर्गपति को माना जाता, क्या होता है, दुर्गपति, ठीक है ना। दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। और इसमें जो खेत खलियान या जमीन के जो मालिक होते थे उन्हें वाजपति कहा जाता था, ठीक है, वाजपति, कहाँ के बाहू, वाजपति, ठीक है ना। तो इन्हें क्या कहते थे हम लोग, समझ लिए कि भू मालिक, ठीक है ना, भू मालिक, मतलब भूमि के मालिक को वाजपति, ठीक है। अब अगर राज्य में किसी भी प्रकार की गतिविधि हो रही है जो सही नहीं है, राज्य के लिए गलत गतिविधि हो रही है, उसके लिए उस समय जो भी सैनिक थे उन्हें उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उग्र, ठीक है ना। उग्र मतलब अपराधियों को पकड़ने वाला, अपराधियों को पकड़ने वाला, ठीक है। देखिए अब हम लोग जानेंगे सभा एवं समिति। ऋग वैदिक काल में दो प्रकार की सभा एवं समिति, ठीक है, दो प्रकार की नियम कायदा कानून बनाने वाली एक संस्था थी। एक थी सभा और एक था समिति। अब देखिए सभा जो था ये राजा के द्वारा यह चलाया जाता था, ठीक है ना। मतलब इसके जो मालिक होते थे या अध्यक्ष होते थे, जो भी समझ लीजिए उसे, मतलब सभा का काम वे लोग, कुछ लोग मिलकर आपस में जो मेन समझ लिए होते हैं, जैसे गांव में बहुत लोग मेन नहीं होता है, तो वैसा ही, ठीक है ना। इसमें मंत्री, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पुरोहित, ठीक है ना, और एक सेनानी जो होते थे उसमें, जैसे सेनापति, ठीक है ना, सेनानी लिखकर सेनापति लिख देते हैं, सेनापति, ठीक है। इन सभी के साथ सभा किया जाता था। इस समय क्या होता था कि एक प्रकार का बैठक होता था जिसमें सभी लोग
ये सभी लोग अपने समाज, राज्य, देश, इन सब के बारे में जो भी बातें, जो क्या निर्णय लेना है, ठीक है ना, क्या जरूरी है, किस प्रकार से हमारे समाज में दिक्कत परेशानी खड़ा हो रही है, इन सब को मतलब समझ लिए कि इन सब को देख रेख करने के लिए सभा किया जाता था। ठीक है। अब एक होता था समिति। अब देखिए समिति का काम ज़्यादा मतलब इसमें एक होता था अध्यक्ष। ठीक है, इसमें जो होता था अध्यक्ष, इस अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है ना, क्या कहा जाता था? ईशान। इसमें जो अध्यक्ष होते थे समिति में उन्हें कहा जाता था ईशान। ठीक है ना, और ईशान जो होते थे वे लोग आम जनता होते थे। मतलब आम जनता को समझ लीजिए कि मतलब कि 5 को 10 को गांव के लोग, बस वही, तो समझ लीजिए कि सामान्य जनता। ठीक है ना, सामान्य काहे ऐसे लिखाता रहो, सामान्य जनता। ठीक है ना, एक बस नॉर्मल जनता होती थी आपस में, जो भी मान लीजिए कि किसी के परिवार में किसी प्रकार की झगड़ा फंस गया या कोई वाद विवाद हो गया तो उसके लिए ये समिति ही बैठकर उसका निर्णय कर लेती। ठीक है, और इसकी सूचना राजा तक अध्यक्ष के द्वारा पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अगर इनसे कुछ चीज़ अगर संभव नहीं हो पाता, जो डील नहीं हो पाता, या इसके बारे में हम उन लोगों से इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता, तो उनके बाद इन्हें कहाँ भेज देता? सीधे सभा में, कि आप जाइए वहाँ पर और वहाँ पर इनके इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसका निर्णय होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अब हम लोग बात करेंगे समाज के बारे में। उस समय का समाज देखिए, इस समय अभी वर्तमान में कितनी प्रकार की, बहुत अधिक मतलब अधिक प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की, लेकिन उस समय एक ही परिवार में अलग अलग जाति थी। एक ही परिवार में 4 जाति होती थी समाज में। ऋग वैदिक काल में एक ही परिवार में 4 जाति होती थी। पहला होता था ब्राह्मण, उसके बाद वैश्य, उसके बाद होता था शूद्र। ठीक न, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और एक होते थे क्षत्रिय। ठीक है, यही 4 जाति ऋग वैदिक काल में होती थी। ठीक है ना, ऋग वैदिक काल में बस यही 4 जाति होती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में इतनी जाति है कि उसे ठीक से कंट्रोल नहीं। देखिए एक परिवार में 4 जाति होती थी। ठीक है ना, अब 4 जाति के काम अलग अलग, एक ही परिवार में एक ही बेटे, एक ही बाप का 4 लड़का, चारों अलग अलग काम में। अब देखिए ध्यान से, ब्राह्मण, ब्राह्मण भी 2 रूप से। पहला जो एक, या तो वो पढ़ाता, मतलब या तो उसे पढ़ाना होता, ठीक है, और नहीं तो पढ़ना, मतलब छात्र, और नहीं तो शिक्षक। इन्हीं दोनों व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता। वैश्य, वैश्य वे लोग होते जो व्यापार करते। ठीक है ना, जो लोग व्यापार करते उन्हें वैश्य कहा जाता। ठीक है ना, और जो लोग मजदूरी करते यानी कि श्रमिक होते उन्हें शूद्र कहा जाता। तो यहाँ श्रमिक, ठीक है ना, तो श्रमिक जो होते थे वे लोग शूद्र होते थे। ठीक है ना, और क्षत्रिय, क्षत्रिय ने मतलब सेना। ठीक है ना, ठीक है, जो लड़ाई लड़ते थे उन्हें सेना कहा जाता था। अब मान लीजिए एक बाप के 4 लड़का, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई लड़ाई लड़ता है उसे क्षत्रिय, कोई पढ़ रहा है उसे ब्राह्मण, ठीक है, कोई व्यापार कर रहा है तो उसे हम लोग वैसे कहेंगे, और कोई अगर काम कर रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है तो उसे हम लोग शूद्र कहेंगे। ठीक है ना, तो इन चारों प्रकार की अलग अलग गतिविधियां थी। ठीक है, अब देखिए इसी में बात आता है एक, कि इन सभी को किस प्रकार से मतलब बनाया गया, किस आधार पर। देखिए तो ऋग वैदिक काल में एक चीज बताया गया है, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि उस समय के जो भगवान होते थे, चाहे अभी मतलब जो भगवान है, ठीक है ना, भगवान है, उन्हें उस समय
परम पुरुष कहा जाता था, परम पुरुष, ठीक है ना, परम पुरुष कहा जाता था। 10वें मंडल पुरुष सूक्त, एक पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, ठीक है। तब पुरुष सूक्त में यह बात बताई गई है, ठीक है, लेकिन पहले इसे आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में बताते हैं। बस इसे उतार लीजिए। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग उतार लिए। देखिए अब यहाँ पर हम बोले हैं कि 10वें मंडल में ऋग्वेद के एक परम पुरुष, जिन्हें अभी हम लोग भगवान कहते हैं, ठीक है, वे लोग उस समय इन्हें परम पुरुष के नाम से जाना करते थे। इसी पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की जिक्र की गई है। इसमें बताया गया है कि पुरुष सूक्त इनको 4 बराबर भागों में मतलब इनको बांटा गया है कि इन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। देखिए कैसे कैसे, पहला है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ने तब पुरुष सूक्त के यानी कि परम पुरुष के मुख से इनका जन्म हुआ है। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मतलब इनकी जो शुरुआत है, इनकी शुरुआत मुख से होती है, ठीक है। उसके बाद है क्षत्रिय, क्षत्रिय भुजाओं से, देखिए ब्राह्मण पुरुष, परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, उसके बाद है वैश्य, ठीक है ना। तो वैश्य जो होते थे वे लोग उनके पैरों से, जांघों से, ठीक है ना, जांघों से, उनके जांघों से, ठीक है। और एक होते थे शूद्र, तो शूद्र उनके पैरों से, पैरों से। देखिए ये सब बताया गया है कि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं चारों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये परम पुरुष भगवान कह लीजिए, प्राकृतिक कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं है। अब देखिए, अब आपको हम युद्ध के बारे में बताएंगे। देखिए ऋग्वेद में यहाँ पर जितनी भी बातें होगी ऋग्वैदिक सभ्यता में, वो अक्सर ऋग्वेद से ही रिलेटेड होगा, मतलब ऋग्वेद से ही मिलता जुलता कुछ बातें आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी से सवाल पूछता है। देखिए युद्ध के बारे में पूछता है तो आप लोग सुने होंगे कि इस समय 10 राज्य का युद्ध हुआ था, ठीक है, मतलब 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध, ठीक है ना। 10 राजाओं के द्वारा जो युद्ध लड़ी गई थी, उस युद्ध का नाम 10 राज्य युद्ध कर दिया गया, ठीक है। ये आपको मिलेगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कहानियां भी है, ठीक है, जो अभी तक इसका कोई प्रमाण ठीक तरह से नहीं मिला है, लेकिन देख लीजिए, आप लोग भी जान लीजिए। देखिए इसमें एक राजा थे, जिनका आर्य राजा थे, जिनका नाम था सुदास। राजा का नाम क्या था, सुदास,
याद रखिएगा, राजा का नाम क्या था? सुदास। ठीक है ना, इस बात का देखिए, ये जो सुदास राजा थे, इनके जो पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र। ठीक है ना, इनके पुरोहित का नाम क्या था? पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र। देखिए, ये पहले पुरोहित होते थे, किसी न किसी कारण से इनको यहाँ से हटाकर और इनके स्थान पर महर्षि, ठीक है देख लीजिएगा, महर्षि वशिष्ठ। ठीक है, महर्षि वशिष्ठ को रख दिए। सुदास ने कहा कि विश्वामित्र को हटा दिए और यहाँ पर सुदास को रख दिए, मतलब वशिष्ठ को, महर्षि वशिष्ठ को रख दिए। अब जिनके चलते इनको विश्वामित्र को तकलीफ लगा, यानी कि इनको थोड़ा धक्का पहुंचा कि भाई हम इतना सब किए, हमारे लिए कुछ नहीं किए, हमको इतना मतलब बेइज्जत करके या किसी भी कारण से हटा दे, हमको हटा देने का। तो ये क्या किए कि ये लोग वहाँ से उस राज्य को छोड़कर कहीं और चले गए और धीरे धीरे वे अपने अपने अलग अलग राजाओं से मिलकर और 10 राजाओं का युद्ध, बोले कि हमारा अपमान हुआ है और आप लोग इस अपमान का बदला हमें लेना है। ठीक है ना, तो ये लोग सुदास पर चढ़ा बढ़ा करके, ठीक है ना, सुदास पर युद्ध किए, सुदास पर आक्रमण किए। तो एक साइड से मतलब विपक्षी तरफ से 10 राजा, अब प्लस में यहाँ पर विश्वामित्र, उनका जो विश्वामित्र थे वे लोग इधर से हो गए कि विश्वामित्र की तरफ से 10 राजा, ठीक है ना, और सुदास के तरफ से महर्षि वशिष्ठ। अब इनके निर्देशानुसार सुदास ने उन पर भी आक्रमण किया, जिनके चलते इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में विजय सुदास की हुई। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है 10 राज्यों का युद्ध। अब देखिए, एक प्रकार का और युद्ध होता है इसी में, पहले ये होता था लेकिन अभी गविष्टि, ये युद्ध नहीं था, इसका मतलब होता है, गविष्टि शब्द आपको जब मिलेगा इसका मतलब होता है गाय की खोज, या ये भी कह सकते हैं कि गाय के लिए युद्ध, क्योंकि यह युद्ध गायों के ही प्रति होती थी। ठीक है, रीजन ये था कि उस समय पहला तो ऋग्वेद भी आदेश नहीं देता है कि गाय के मारने वालों को मृत्यु दंड की सजा दी जाए। यह देखिएगा, ऋग्वेद भी आदेश देता है, उसमें लिखा हुआ है कि गाय को जो भी व्यक्ति मारता है उसे मृत्यु दंड की सजा मतलब देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ऋग्वेद में है। दूसरी चीज कि गविष्टि शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता था क्योंकि अगर किसी नई गाय की, अगर जंगल में कोई नई, मतलब मान लीजिए कि आसपास में किसी की गाय पकड़ कर लाए या किसी भी प्रकार से हड़प कर उस गाय को अपना बना लिए, तो वो व्यक्ति गविष्टि शब्द का प्रयोग करता कि हम आपसे युद्ध करेंगे, और युद्ध करने में अगर जीत गए, ठीक है, दो युद्ध करते थे और युद्ध करने में अगर जीत गए तो वो गाय उनका हो जाता, हार जाता